हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। प्लीज बताइए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? मैं दिखाई और सुनाई आप लोगों को दे रहा हूं, बताइए। हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते, भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आवाज सही है? प्रॉपर ऑडिबल? बहुत बढ़िया। तो बेटा, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो कन्वेक्शनल तरीका है जियोग्राफी को पढ़ने का, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जो आपको बताया जाता है, तो अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट की। हमने जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब तरीका ऐसा बोला जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होने के जस्ट बाद आपकी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होना चाहिए। एक तरीका जो है, जो समय से ज्योग्राफी को पढ़ाने का तरीका होता है, वो वही होता है। बट मैंने उस पॉइंट को हटा करके एक नया टॉपिक यहां रख दिया, जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का मतलब क्या? हम वो सारी चीजें जो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ी, पहाड़ का बनना, पठार का बनना, मैदान का बनना, वही चीजें इंडियन ज्योग्राफी के पढ़ लेंगे। अब इसके दो फायदे। पहला फायदा यह होता है कि जो हमने फिजियोग्राफी पढ़ी उसका अप्लाइड फॉर्म हो जाएगा। एक ऑप्शन तो यह हो गया। दूसरा फायदा हमें यहां पर यह मिलेगा कि ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इसको आज ना पढ़ाऊं, तो यही इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिर 2.5 महीने बाद पढ़ाऊंगा, तब जाकर के इसका ऑप्शन आएगा। तो तब तक क्या होता, बैच की स्ट्रेंथ कम हो जाती, बच्चे भाग जाते। तो मैंने इस वेटेज वाले टॉपिक को पहले रखा है। अब दो कारण, एक तो इसका वेटेज ज्यादा, बट वेटेज की वजह से मैं कभी भी टॉपिक को ऐसे नहीं बदलता। मैंने टॉपिक को खास तौर पर इसलिए बदला है ताकि हमने जो अभी तक पढ़ा उसका एप्लीकेशन आप यहां देख पाओ। जो मैंने आज आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाई थी, यहां देखने को मिलेगी। जो आपको मैंने टेक्टोनिक फोर्सेस, माउंटेन बिल्डिंग बताए थे, यहां देखने को मिलेगी। हाँ, ये एक प्रश्न हो सकता है, मुझे मेरे ऊपर कोई भी एक ज्योग्राफी की समझ रखने वाला टीचर, एक ज्योग्राफी की समझ रखने वाला आदमी मेरे ऊपर इसको लेकर के प्रश्न उठा सकता है कि आप ये वाला टॉपिक क्यों उठा रहे। इसके बाद तो एटमॉस्फेयर लगना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में आपको 3 लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा, तीनों लेक्चर के अंदर आपको फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आज के इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जानेंगे, ठीक है? तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम अगले वाले की तरफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो वी पीपल ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड जियोमॉर्फोलॉजी। हम जियोमॉर्फोलॉजी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़े थे, देखो। एक तो हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ी थी, जहां पर यूनिवर्स को जाना था। हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा दी थी। ये हम पढ़ चुके थे। यहां पर जब हम आते हैं, तो पहला तो आपका आ जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये हम पढ़ चुके हैं, सभी लोग याद करो। दूसरा हम पढ़ चुके थे रॉक्स फॉर्मेशन। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिर प्लेट टेक्टोनिज्म। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और फिर उसके बाद कैटास्ट्रोफिक इवेंट।
इतने टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारी एक बड़ी यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुई, कॉस्मोलॉजी कंप्लीट हुई, इतने टॉपिक्स हम देख चुके हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स का, इन्हीं रॉक्स का, इन्हीं फॉर्मेशन का, इन्हीं प्रोसेसेस का अप्लाइड फॉर्म भारत के अंदर हम पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम एक नया टॉपिक रहेगा, दिस इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भाई ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जियोमॉर्फोलॉजी एक बड़ा लेक्चर है, और बड़ा होने के साथ ये लेंदी लेक्चर है, फैक्चुअल डेटा है, पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा है, यहां पर कॉन्सेप्ट काफी कम है, फैक्ट्स ज्यादा है। तो इतना लेंदी लेक्चर होने के बाद भी ये हमारे काम का इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठते हैं, यहां से आपसे डिटेल इनमें इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, हमारे चीजों को लेकर के, हमारे इंडिया को लेकर के, हमारी प्लेस को लेकर के। तो शुरू करें। चलिए, सबसे पहले तो हम भारत का एक जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। स्टार्ट करें, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर हम भारत को जानेंगे कि इंडिया आता कहां पर है। आप सभी लोगों को पता, आपने पढ़ा हुआ है, एक ऐसी लैटिट्यूड जो धरती को दो बराबर भाग में तोड़ती है, इसका नाम है इक्वेटर। तो इंडिया लाइज इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। तो जितनी भी लैटिट्यूड आप इंडिया की पढ़ोगे, भले इंडिया के साउथ इंडिया की पढ़ोगे, वो सारी की सारी लैटिट्यूड के आगे आपको एन लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में आता है ना। तो इंडिया की सारी लैटिट्यूड्स नॉर्थ को चलेगी। दूसरा, एक और लाइन मैंने आपको बताई थी, प्राइम मेरिडियन। तो इंडिया इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आता है। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो सारे के सारे, भले वेस्ट के क्यों ना हो, सबके सामने आपको ईस्ट लिखना पड़ेगा। कारण क्या है? दैट इंडिया इज लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न क्वाड्रेंट ऑफ द अर्थ। धरती के उत्तर पूर्वी भाग में, नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट में भारत आता है। भारत आपको सीधा दिखाई दे रहा, इक्वेटर के नॉर्थ, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट। तो इंडिया इज लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा जूम कर ले, जूम करते इंडिया के ऊपर पहुंचते, जैसे हमने जूम किया तो हमको इंडिया कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इंडिया की डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले लेटीट्यूड देख लेते हैं। लेटीट्यूड कौन कौन सी हमारे पास? तो लेटीट्यूड इंडिया शुरू होता है साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। जगह का नाम है कन्याकुमारी। जगह का नाम क्या है? कन्याकुमारी। इंडिया की मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट। यहां से इंडिया चालू होता 9, 10, 20, 25, 30, 35, 36, 37 डिग्री तक। तो इंडिया जो 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ 37 डिग्री तक चलता है, इंदिरा कोल तक, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जानते हैं? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, जो कि इंडिया की एक मिलिट्री चेकपोस्ट भी है। सियाचिन ग्लेशियर साल्टोरो रीच के पास आता है, जहां पर बिलाफोंडला, सियाला, ग्योंगला है ना, ऐसे कई सारे पासेस बने, और उनमें से सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। क्या पॉइंट है? इंदिरा कोल। और इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट को आप देखोगे, मेनलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, आइलैंड भी है इंडिया के पास, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या याद रखना? सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां से? सदर्न मोस्ट पॉइंट, इसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते इसको। किसको? इंदिरा पॉइंट को। यहां से इंडिया स्टार्ट होता, अंडमान एंड निकोबार की बात है, निकोबार में भी, ग्रेट निकोबार में नीचे की तरफ। दूसरा, मेनलैंड की बात करिए तो आइलैंड हो गया, बट जब मेनलैंड देखोगे तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 से चला 37 डिग्री तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 37 डिग्री पर क्या आता? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में इंदिरा कोल। नॉर्थ टू साउथ इंडिया की दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की है, जो लगभग 30 डिग्री कवर करता। देखो ना, मोटा मोटा 8 से स्टार्ट हुआ, 37 तक चल रहा, तो 29, 30 डिग्री, मोटा मोटा 30 डिग्री आप बोल सकते हो कि इंडिया लेटीट्यूडनली 30 डिग्री में फैला हुआ है, 8 से लेके 37 तक। तो इंडिया मोटा मोटा आपको 30 डिग्री में लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का कितना है? 30 डिग्री का ऑलमोस्ट। फिर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते, तो इंडिया शुरू होता 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, तो खत्म होता 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। शुरू कहां से होता है? गुहार मोती, गुजरात के अंदर। आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना होगा, सर क्रिक लाइन, कोरी क्रिक लाइन।
तो सर क्रिक, कोरी क्रिक वो जगह है, क्रिक का मतलब होता है समंदर का एक ऐसा हिस्सा जहां पानी जमीन के अंदर घुसे, मतलब पतले पतले नाले होते ना, ऐसे पतले नाले, जैसे ये पूरा समंदर है और यहां से पतला जमीन का नाला, समंदर का पानी जमीन के अंदर घुस जाए, इसे क्रिक बोलते हैं। एक पतला ऐसा हिस्सा जिसके अंदर समंदर का पानी जमीन में भरा हुआ, उसे क्रिक बोलते हैं। तो यहीं पर क्रिक बनी हुई है। ये वही जगह है जहां पर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, सर क्रिक लाइन को लेकर के युद्ध हुआ था, कोरी क्रिक लाइन को, हरामी नाला जिसको बोलते हैं, तो यहीं पर होता था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर। तो यहां से इंडिया शुरू होता 68 से 70, 72, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 97 डिग्री तक चलता है। किबूथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, शुरू हुआ गुहार मोती से, खत्म हुआ किबूथू पर। एक्सटेंशन कितना है? 2933 किलोमीटर का। आप दोनों में क्या देख पा रहे हो कि भारत लगभग नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट बराबर ही है। नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। ये इंडिया का है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये यहां पर म्यांमार, ये बांग्लादेश और नीचे की तरफ श्रीलंका। तो ये इंडिया के नेबर्स हैं, जो इंडिया के पड़ोसी है, उसके साथ साथ है। इंडिया के बारे में क्या जाना? सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का 6 डिग्री पर है, जो कि अंडमान एंड निकोबार पर है। बट सदर्न मोस्ट मेन लैंड पर पॉइंट 8 डिग्री से स्टार्ट होता, 37 डिग्री तक चलता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का 68 डिग्री से 97 डिग्री तक चलता है। ये 97 डिग्री से 68 डिग्री तक चलता है। तो इंडिया ऐसा फैला हुआ है। ये इंडिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि इंडिया आता कहां पर है। हमारे देश के बारे में कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको सिखाए। डन? फिर से रिपीट करूं किसी भी पॉइंट को। ईस्टर्न मोस्ट किबूथू अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती गुजरात, नॉर्दर्न मोस्ट इंद्राकोल लद्दाख, सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी तमिलनाडु। चलो, प्रश्न पूछा गया, इंडिया टोटल लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इज अप्रोक्सीमेटली। इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 35 डिग्री। आपको सबको मैंने बताया कि इंडिया लगभग मेनलैंड से स्टार्ट होता 8 डिग्री से, खत्म होता 37 डिग्री पर। दोनों के बीच में लगभग 29 डिग्री यानी मोटा मोटा 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। सीधा आंसर समझ में आ रहा? चलो, अब इंडिया का फ्रंट्स देख लेते हैं। फ्रंट का मतलब होता बच्चे सरहद। ये याद होना बहुत जरूरी है कि हमारी किस किस के साथ कैसी कैसी बॉर्डर है। तो सरहद की बात करेंगे। लैंड फ्रंट्स ऑफ इंडिया इज 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है। ये लैंड फ्रंट है इंडिया का। और इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ आती? बांग्लादेश के साथ। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर आती है। आपको आज तक अगर ऐसा लगाओ कि इंडिया की बॉर्डर या तो चाइना के साथ होगी या पाकिस्तान के साथ होगी, वो गलत है। चाइना और पाकिस्तान सेकंड थर्ड नंबर पर आते। सबसे पहले हमने क्या, बांग्लादेश को पूरा 3 तरफ से घेर रखा है ये। तो इस वजह से सबसे बड़ी सरहद हमारी बांग्लादेश के साथ है। पूरा जिगजैग हमने बांग्लादेश को कवर कर रखा है ये यहां तक। तो इसलिए इसके साथ हमारी सबसे बड़ी लाइन है कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। क्लियर हुआ? बराबर सर। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास होती है और इंडिया को लगभग बराबर 2 भाग में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बेल्ट की तरह है। ये इंडिया को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेटिट्यूडनल डिवीजन के 2 टुकड़े करती है भारत के, बीचों बीच से निकलती लगभग। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एक माइंड मैप है, एक पॉइंट है जिसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस है जो सुरक्षा प्रदान करती है, कितनी बॉर्डर है, ये सारा एक पॉइंट के अंदर मेंशन हो जाएगा। शुरू करते हैं हम यहां से पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की 3323 की किलोमीटर की लाइन है। 3323 किलोमीटर की 3323 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ सेपरेटेड है। लाइन का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल या रेडक्लिफ लाइन। क्रिल रेडक्लिफ नाम के वो पर्सन थे जिन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया था 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट के साथ साथ। इस लाइन का नाम, पहले इसका नाम था CFL लाइन, सीज फायर लाइन, जो 1947 में दिया गया था। फिर 1972 के अंदर इस लाइन का नाम बदल करके इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था। दोनों कंट्री की डी फैक्टो लाइन है। डी फैक्टो लाइन मतलब ऐसी लाइन जो कि एक लीगल लाइन नहीं है। दोनों ही देश उसे नहीं मानते। भारत मानता है, जो ऑब्वियसली है भी सही, कि कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा, क्योंकि कश्मीर पूरे ने भारत के साथ विलय किया था। पाकिस्तान ने
झड़पत के चलते, घुसने के चलते वहां पर एंट्री ली थी, बाकी पाकिस्तान को हिस्सा नहीं है, तो डिफेक्टो लाइन है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां पर सुरक्षा देता, बीएसएफ और साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस इस इलाके को सुरक्षा करती, गार्ड करती। यहां पर जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात इसके साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया था, क्या हरियाणा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता? नहीं करता है, पंजाब करता है। तो जम्मू कश्मीर तो याद ही रहेगा, पंजाब भी याद रखना होगा। आप लोगों ने देखा पंजाब के अंदर जो लोग इधर से उधर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उसी इलाके से करते हैं बहुत ज्यादा, तो पंजाब हो गया। राजस्थान के अंदर बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो आप सभी लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी है, बॉर्डर मूवी के अंदर बहुत बहुत तगड़ा रोल दिया गया था। वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ क्या बोलूंगा, माय फेवरेट मूवी 1997 के अंदर आई थी बॉर्डर। और बॉर्डर, द फैंटेबुलस एक्टिंग ऑफ सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, इन लोगों की एक्टिंग उसके अंदर गजब की थी, जो वहां पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया था फाइट का। तो वो आप लोगों ने कभी देखी हो तो उसमें बहुत सारे डायलॉग भी है, कुछ डायलॉग उस चीज को लेकर भी है, जो मथुरा दास बोलता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे छुट्टी चाहिए। और जब उसे छुट्टी मिलती है तो वहां पर 120 जवान रहते थे उस इलाके में, उन 20 जवानों के 120 जवानों के पास जा करके, ओए मंजीतिया मेरी छुट्टी सैंक्शन हो रही, मैं घर जा रिया। फिर इसको बोला उसको बोला, सनी देओल उसको सुनता रहता है, तो फिर सनी देओल एंट्री लेता, मथुरा दास आपको छुट्टी मिली है क्योंकि आपके घर प्रॉब्लम है। यहां पर कितने ही भाई है जिनके घरों पर प्रॉब्लम है, और हम सब अगर हमारी प्रॉब्लम का बहाना बना करके यहां से छुट्टी लेकर के निकल गए तो जंग कैसे जीती जाएगी बता मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देके गोली मार दूं, भाग जाए यहां से। एक बड़ा फेमस डायलॉग था। उसके बाद ये 120 जवान थे जो कि सामना कर रहे थे पाकिस्तान की सेना का, जिनके पास टैंक थे, पेटेंट टैंक थे इन लोग के पास, जो कि रेत में धंस गए थे। तो वहां पर इनको ऑर्डर मिले थे कि आप चाहो तो चेकपोस्ट छोड़ करके पीछे की तरफ आ जाओ, क्योंकि एयरफोर्स का सपोर्ट रात को नहीं मिलेगा। 1971 में हमारी एयरफोर्स रात को काम नहीं कर पाती थी। 1971 के दौर में इनको बोला गया था, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उनको बताया गया था कि आप चाहें तो पीछे जा सकते हैं। कैप्टन भैरव सिंह, जो कि सुनील शेट्टी ने रोल किया था बीएसएफ के लिए, जो केमल रेजिमेंट से थे, इनको बोला गया कि आप चाहे तो मुकाबला छोड़ करके पीछे की तरफ आ सकते। तो सनी देओल का यहां से भी बहुत तगड़ा डायलॉग आता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि आप चाहे तो पीछे हट जाएं, और मैं आप सभी लोगों को यहां से जो कोई पीछे जाना चाहता है मैं रोकूंगा नहीं, और जो सामना करना चाहता मेरे साथ साथ सामना कर चाहता, हम डट के मुकाबला करेंगे। और मेरे इस फैसले के बाद अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और वाहे गुरु ना करे अगर मेरे कदम कभी डगमगा गए तो तुम सब मिलकर के मुझे गोली मार देना। ये बड़ा फेमस डायलॉग था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का। 120 सोल्जर थे, ये लड़े। इन लोगों ने जंग और तारीख दोनों पाकिस्तान को हराई थी। वो दिन पाकिस्तान के हाथ में नहीं गया। सुबह 5 बजे एयरफोर्स उठ गई थी, और जैसे 5 बजे एयरफोर्स उठी थी, एयरफोर्स के उठने के साथ साथ इन लोगों ने बमबारी करी, खत्म हुआ था। तो ये राजस्थान वाला हिस्सा आपको पता है। गुजरात में कच्छ के मुकाबले आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी, कच्छ नाम था मूवी का, जिसके अंदर एक्टर थे संजय दत्त, साथ ही साथ ये हमारे, एक तो संजय दत्त था, संजय दत्त के साथ साथ अजय देवगन, अजय देवगन के साथ साथ भी कुछ और भी एक्टर्स थे जिनके नाम मुझे थोड़े कम याद है, जो मतलब पंजाबी एक्टर थे, बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया था, थोड़ा नाम नहीं याद मुझे। तो ये सब ने मिलकर के कच्छ मूवी, तो जो कच्छ थी उसके अंदर लड़ाई हुई थी गुजरात के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर हम पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, लद्दाख यानी गिलगिट वाला रीजन, सब जगह लड़ चुके। ये पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर है। ठीक, दूसरे क्लियर हुआ, 3323 किलोमीटर की बॉर्डर है। दूसरे आ जाता हमारा नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बॉर्डर है। ये एक ओपन बॉर्डर है। हमारे देश के अंदर कई सारे लोग 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा करते हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल के अंदर आता, पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ के लिए आप नेपाल जाते हो, इसके लिए आपको कोई वीजा नहीं लगता, एक ओपन बॉर्डर है।
मतलब फ्रेंडली नेशन के साथ ओपन बॉर्डर होती है, जैसे ओपन बॉर्डर अमेरिका की कनाडा के साथ है, तो वैसे कई जगह ओपन बॉर्डर होती है, तो यहां पर भी एक ओपन बॉर्डर है। यहां पर सुरक्षा देता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इस इलाके को गार्ड करता है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये इसके साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखने का तरीका, तीन सबसे पॉपुलेटेड एरिया, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, तीन तो ये हो गए। उत्तराखंड नॉर्मली समझ में आता है, और दूसरा सिक्किम, ये इसके साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बिहार, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, जिसमें वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार, ये तीनों तो सबसे ज्यादा जनजाति वाले राज्य हैं देश के। यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये तीन तो हो गए। उत्तराखंड और सिक्किम देख के समझ में आता है नेपाल से बॉर्डर शेयर करते नक्शे के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय द अराकान माउंटेन। हिमालय का जो एक्सटेंशन है पूरब की तरफ, उसे पूर्वांचल बोलते हैं, और पूर्वांचल के अलग अलग टुकड़े हैं, अराकान योमा, पेगु योमा, तो अराकान माउंटेन के साथ ये सेपरेटेड है। सुरक्षा करता है यहां पर असम राइफल और इंडियन आर्मी। ये इस इलाके के अंदर जंगल को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को गार्ड करता है, मणिपुर वाले हिस्से के अंदर, और उसे बचाता है। कंट्री स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद रखने का तरीका, एक छोटी सी ट्रिक है मेरी ओर से आप सभी लोगों के लिए। अहम नमामि, अहम मतलब मैं, नमामि मतलब नमन करता हूं। अहम फॉर अरुणाचल प्रदेश, एपी नहीं लिखूंगा तो लोग का कोई भरोसा नहीं, तुम इसे आंध्र प्रदेश समझ। अरुणाचल बेटा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अहम नमामि, ये चार आपके यहां पर सीधे सीधे कंप्लीट हो रहे हैं। विच शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार, सीधा निकल कर आ रहा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ टू साउथ सारे जमे हुए। म्यांमार कंप्लीट हुआ। म्यांमार और इसके साथ उसके साथ किसने शेयर की थी, फिर से पाकिस्तान के साथ रिवाइज कर लेते, लद्दाख, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, कश्मीर के साथ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते। नेपाल के साथ साथ कौन से शेयर करता, तीन सबसे पॉपुलेटेड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम, दैट्स ऑल। अहम नमामि अरुणाचल प्रदेश के साथ। फिर आ जाता भूटान, 699 किलोमीटर की ओपन बॉर्डर है भूटान थिम्पू के साथ। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी यहां पर सुरक्षा देता है। स्टेट आ जाएंगे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश ऐसा बना हुआ है, ऐसा ऐसा, तो अरुणाचल प्रदेश यहां से भूटान के साथ साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस तरफ से वेस्ट बंगाल करता है इसके साथ साथ बॉर्डर शेयर, यहां से सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है, और नीचे की तरफ से असम। तो ये राज्य इसके साथ साथ चार राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जाता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं डुरंड लाइन, पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि डुरंड लाइन अकेले भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है। डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी, एक्चुअल में डुरंड लाइन बहुत बड़ी लाइन है। हम तो सिर्फ 106 किलोमीटर की बात करते हैं, जो कि हमारा लद्दाख वाला हिस्सा था, इल्लीगली पाकिस्तान ने जिसको ऑक्यूपाई करके रखा 106 किलोमीटर। बाकी अगर देखा जाए तो डुरंड लाइन काफी बड़ी है, वहां से चलती है तो पूरा जिसके दोनों तरफ पश्तून ट्राइब्स रहती है। पश्तून ट्राइब, जो डुरंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट आपने जाना होगा कि लोग, पाकिस्तान ने डुरंड लाइन के ऊपर फेंसिंग किया था और उनको पसंद नहीं आया था अफगानिस्तान को। सिंपल सी बात है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक्चुअल में क्या था, ये रिलीजियस पॉइंट से देखा जाए तो दोनों इस्लामिक कंट्री। और जो डुरंड लाइन है, डुरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तून ट्राइब रहती, पठान, और पठानों का आपस में एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का नाता है। रोटी बेटी का नाते का मतलब कि एक दूसरे के साथ भोजन, किचन, रसोई शेयर करते, और अपनी बेटी का ब्याह और उनकी बेटी का ब्याह एक दूसरे के साथ करते, मतलब कि दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। बट बीच में अगर आप लाइन खींच रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान को राज नहीं आएगा और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पश्तून को भी राज नहीं आएगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, डुरंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन आर्मी यहां पर सुरक्षा देती है लद्दाख के अंदर। फिर आ जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ सेपरेटेड बाय गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका किसके साथ सेपरेटेड है, गल्फ ऑफ मन्नार। इंडियन नेवी यहां पर सुरक्षा देता है। यहां पर कुछ आइलैंड बने, काटचिथ्यू आइलैंड और पाक स्ट्रेट, ये बीच में बना हुआ। इंडिया ये है हमारा, और ये है श्रीलंका, इसके बीच में काटचिथ्यू आइलैंड और पाक स्ट्रेट। फिर आ जाएगा मालदीव्स। तो मालदीव्स के साथ लगभग हमारा 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। 8 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री लैटिट्यूड। आपसे ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप मालदीव्स के साथ कौन सी लाइन से सेपरेटेड है, 8 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से। इंडियन नेवी गार्ड करती है, मालकेंदु और लक्काद्वीप सी बीच में आते हैं। फिर जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का है,
496.70 किलोमीटर, यानी सबसे बड़ी बॉर्डर यहां पर है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन वो लाइन जो कि पाकिस्तान के साथ भी। क्यों सर? क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश अपने आप में कोई देश थोड़ी ना था। 1971 में बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ था। 1971 के पहले बांग्लादेश वॉज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान और उसका नाम था ईस्टर्न पाकिस्तान, और आज जो पाकिस्तान है उसका नाम था वेस्टर्न पाकिस्तान। फिर 1971 में भारत ने बांग्लादेश की मदद की और उनको एक आजादी दिलाई। कारण क्या था सर? बांग्लादेश को हमने आजादी क्यों दिलाई? बांग्लादेश को हमने आजादी इसलिए दिलाई क्योंकि पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान ने ईस्टर्न पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश, इसके ऊपर कोहराम मचा दिया था, मौत का तांडव मचा दिया था। यहां पर एक ऑपरेशन चलाया था इन्होंने, ऑपरेशन सर्च लाइट। तो ऑपरेशन सर्च लाइट चला करके इन्होंने इस इलाके के अंदर औरतों की आबरू लूटी। इन लोगों ने यहाँ के जो बंगाली मुसलमान है उनको मारा। तो दैट इज द रीजन कि भारत के अंदर मिलियंस में रेफ्यूजी घुसे थे, शरणार्थी, करोड़ों की संख्या में भारत के अंदर शरणार्थी घुसे थे। और उस समय पर इंदिरा गांधी जी ने जनरल सेम माणिकशॉ, जो आगे चल के फील्ड मार्शल बने थे, जनरल सेम माणिकशॉ, आप उनको सेम बहादुर के नाम से भी जानते, उनको बोला था कि हमें इसी वक्त, अप्रैल का महीना था, हमें बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहिए, हमें पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, हमला करना चाहिए। ये जो इतने लोग भारत के अंदर घुस रहे, हम इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जनरल सेम माणिकशॉ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप चाहती है मैडम प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वांट कि आज मैं हमला करूं पाकिस्तान के ऊपर, ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ऊपर, तो उस हमले से पहले मैं आज आपको मेरे रेजिग्नेशन फॉर्म दे दूंगा। मैं इस जनरल की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं रादर देन अटैकिंग दी बांग्लादेश। एक जनरल का अपने देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पर्सन जो कि सिलेक्टेड है, इलेक्टेड बाय पीपल, उसको मना करना छोटी बात नहीं होती। बट उन्होंने बताया कि हमारे पास बांग्लादेश के वो नक्शे जो अंग्रेजों के टाइम से थे, बदलाव क्या है नए, हम उसके लिए थोड़े अनअवेयर है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज द टाइम ऑफ अप्रैल एंडिंग, और सून इन ए फ्यू मंथ मॉनसून आने वाला है, और मॉनसून आने की वजह से हमारे ट्रूप्स, हमारी कैवलरी फंसेगी पानी के अंदर और दुश्मन हमारे ऊपर ज्यादा हमला कर सकता है। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको हिदायत दूंगा कि मॉनसून खत्म होने दीजिए, हम उसके बाद हमला करेंगे। 3 दिसंबर 1971 के दिन भारत ने ऑफिशियली अनाउंस किया था वॉर अगेंस्ट द ईस्टर्न पाकिस्तान और पाकिस्तान, और मात्र 13 दिन के अंदर 16 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 से चालू किया था, और 16 दिसंबर, मात्र 13 दिन के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में उन्होंने जीत ला करके रख दी थी। एक नया देश है और ये 93,000 सोल्जर है जो सरेंडर करने के लिए तैयार है भारत के सामने। पॉइंट क्या आ जाता है? पॉइंट यहां यह आ जाता है कि दैट पर्सन हैज ज्योग्राफिकल नॉलेज बाय द मिलिट्री लेंस। उन्हें पता था उस इलाके की ज्योग्राफी, उन्हें पता था उस इलाके का टेरेन और वहां का क्लाइमेट की क्या बदलाव आएगा, मॉनसून आएगा, कैसे इंपैक्ट करेगा। दैट इज द क्वालिटी वन शुड हैव एज एन ऑफिसर। यह बात उसकी नहीं है कि मुझे लड़ते आता, मुझे दौड़ता आता, मेरा शरीर पहलवान है। आपके अंदर स्कॉलर्स, वॉरियर की क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत तो होनी ही चाहिए। ताकत तो जरूरी है एक सोल्जर के अंदर, एक फौजी के अंदर ताकत ही एकमात्र उसका कॉन्फिडेंस होता है, बट उसके साथ साथ समझ भी उसको होना चाहिए। आप गलत इलाके के अंदर अगर ट्रूप्स को फंसा लेते तो हो सकता लेने के देने पड़ जाते। 13 दिन के अंदर जीत तो छोड़ो, क्या हो जाता वी नेवर नोस। और अगर जरा सी ऊंच नीच हो जाती तो उधर 7 फ्लीट लेकर के अमेरिका सपोर्ट में खड़ा हुआ था, HMS लेकर के ब्रिटेन सपोर्ट में खड़ा था। वो तो हमारे देश में उस समय इंदिरा गांधी की और इनकी टर्म्स अच्छे थे रशिया के साथ, कि रशिया ने उस समय अपना जो सबसे बड़ी जो फ्लीट था और साथ ही साथ एक सबमरीन विथ न्यूक्लियर लोडेड इंडियन ओशन में उतार दी थी कि अगर तुम दोनों, अमेरिका और ब्रिटेन, पाकिस्तान के सपोर्ट में घुसे तो मैं भारत के सपोर्ट में आऊंगा, और मेरे साथ साथ मेरा जहाज तो चल ही रहा, उसके नीचे एक सबमरीन चल रही जिसके अंदर न्यूक्लियर भरा हुआ है। समझ जाइए आप अपने से, लड़ने दो इन दोनों को आपस में। कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जानते हो ना, कोल्ड वॉर का मतलब था एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था रशिया। ये दोनों पूरी दुनिया के अंदर अपनी ख्याति के लिए लड़ रहे थे, दुनिया के अंदर ये दिखाने के लिए लड़ रहे थे दैट आई एम द सुपर पावर। रशिया अपने आप को यह दिखाना चाह रहा था, वहीं अमेरिका अपने आप को यह दिखाना चाह रहा था। और इसके चलते जब दो कोई कंट्रीज लड़ाई करती थी ना, तो ये बैकएंड पर उनका सपोर्ट करते थे, ये सपोर्ट करने पहुंच जाते थे। वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो, वो वेनेजुएला को लेकर के हो, वो कोई से भी वॉर हो, ये पहुंच जाते थे। वियतनाम को लेकर के हो, क्यूबन क्राइसिस हो, तो यही ऐसा पाकिस्तान के सपोर्ट में पहुंचा था अमेरिका। वो भारत उस समय नाम का हिस्सा था, नाम का मतलब था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना तो मैं अमेरिका का साथ दूंगा ना मैं रशिया का साथ दूंगा। वो भारत उसका लीडर भी था,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जो कंट्रीज थी ना, जिन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, उनका लीडर भारत था। बट 1971 के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में, उनको यह रियलाइज हुआ था कि किसी एक तरफ ना जाना यहां पर उचित नहीं है। अगर हमें वॉर चाहिए तो एक तरफ झुकना होगा। हमने रूस चुना, जीत हमारे हाथ में थी। 1972 में समझौता हुआ। समझौते के बाद शिमला एग्रीमेंट, जिसको हमने बोला, जो जमीन हमने ऑक्यूपाई की थी वो जमीन हमने लौटाई। कई कई लोग ये भी बोलते हैं कि इंदिरा गांधी की वो गलती थी। इंदिरा गांधी के पास 93,000 सोल्जर्स थे, क्यों ना उन 93,000 सोल्जर्स को देने के बदले वो कश्मीर मांग लेती। आपको भी लगना चाहिए ये पॉइंट, मुझे भी लगा था। बट जब मैंने जाना था ना पाकिस्तान की हरकत को लेकर के, आप समझ जाना, जब मैंने पाकिस्तान को जाना एक समय के बाद, जब मैंने 47 का वॉर पढ़ा, जब मैंने 65 का वॉर पढ़ा, जब मैंने 71 का वॉर पढ़ा, जब मैंने 99 का वॉर पढ़ा, तो मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी, और ये एक फैक्ट भी, रिसर्च फैक्ट भी है, कि पाकिस्तान सीधा बोल सकता था कि इन 93,000 को गोली मार दो, ये मेरे किस काम के, ये तो देशद्रोही है। इन 93,000 ने आपके सामने सरेंडर कर दिया, मैं इनको क्यों लूं। हर कोई भारत की तरह नहीं होता कि हमारे एक ऑफिसर अगर किसी भी चीज के चलते पाकिस्तान में गिर जाते, एयर स्ट्राइक के चलते, अभिमन्यु, तो हम उनको पाने के लिए हम जी जान तक का जोड़ लगा। हर कोई भारत की तरह नहीं होता कि एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए लड़ जाए। उन्होंने 93,000 को मना कर दिया, मार दो, हमारे क्या। तो इतना आसानी से कहना किसी को कि मोदी जी कश्मीर ले सकते हैं या फिर इंदिरा गांधी जी कश्मीर ले सकती थी, ये दोनों ही इतना आसान नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है अपनी जगह, और दोनों के लिए इतना इजी नहीं था। ये एक बहुत बड़ा टसल था। आई मेरी बात समझ में? वापस पॉइंट के ऊपर आते, थोड़ा ज्यादा अंदर चले गए थे। रेड क्लिफ लाइन क्लियर हुआ, जिसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको प्रोटेक्ट करती। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते क्योंकि बांग्लादेश के वेस्ट में आता है। तो वेस्ट बंगाल भले भारत के ईस्ट में है पर बांग्लादेश के वेस्ट में। और ये बंग भंग जो हुआ था, मतलब 1905 में जो आंदोलन हुआ था और बांग्लादेश के दो हिस्से किए गए थे, तो उस समय ये वेस्ट में आता था। बांग्लादेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये इसके साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये पॉइंट याद रखना होगा। द स्टेट विच इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम ऑल द थ्री साइड। सर यू ब्रिंग अस इन वॉर, अरे मेरे को मौका नहीं मिलता। एक वो है ना, पढ़ाने का बहुत वो रहता है, पॉइंट पर रहो, प्लानर के साथ चलो, वरना मैं तुम लोगों को वॉर बताऊंगा कभी। मुझे अगर मौका मिला आपको 47, 48 या 1971 या 65 की लड़ाई बताने का, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, एक एक चीज जो भारत ने लड़ी थी अगेंस्ट पाकिस्तान। खासतौर करके हमारे देश के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता, जिनसे सम्मानित किया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा, उन्होंने जो किया था भारत के अंदर, अगर शायद तुमको दिख नहीं रहे, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए पूरे, बोलते बोलते। जोर था, मतलब बड़गाम की जो लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ बड़गाम, उस बड़गाम के अंदर ये डिसाइड हो गया था, बड़गाम एक एयर स्ट्रिप थी एक, और उस एक एयर स्ट्रिप को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत की सेना उड़ के वहीं लैंड कर रही थी, वो दुश्मन वहां घुस गए थे। और मेजर सोमनाथ शर्मा अकेले पड़े हुए थे, उनके एक हाथ में वो लग गई थी गोली, तो ये एक हाथ टूट चुका था, एक दूसरा ही हाथ था बस, जिसके साथ साथ वो लड़ रहे थे। बड़गाम की लड़ाई के अंदर उनका एक बड़ा बेहतरीन डायलॉग था, द एनिमी इज 20 यार्ड फ्रॉम मी, 30 यार्ड दूर है दुश्मन, बहुत ज्यादा हो। The enemy is 20 yards from me. We are heavily outnumbered. We are under the devastating fire, but I shall not withdraw an inch up to the last man and last round of my rifle. मतलब कि मैं एक आखिरी बंदे तक, एक आखिरी मेरी बटालियन के बंदे तक, मेरी राइफल के आखिरी राउंड तक अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने नहीं छोड़ी, और आज का वो दिन था, आज का दिन है, कभी भी बड़गाम दुश्मन के हाथ में नहीं गया, आज भी वो भारत का हिस्सा है। और वही कारण था कि हम फटाफट हमारी सेना वहां पहुंचाते गए। ठीक, चलो ये समझ में आया। अब आ जाएगा चाइना। चाइना के अंदर 3488 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर है, जो दूसरी बॉर्डर है। 3488 किलोमीटर की बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे मैकमोहन लाइन भी बोलते, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर।
ये मैकमोहन लाइन है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस इस इलाके को प्रोटेक्ट करते। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऊपर की तरफ है। आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कौन कौन इनके साथ साथ बॉर्डर शेयर कर। डन, इतना क्लियर हुआ? चलो, कुछ दर्रों के बारे में बताना चाहूंगा। आपने इतिहास के अंदर आपने अभी नहीं तो आगे पढ़ेंगे, आप लोगों ने खेबर का नाम सुना होगा। खेबर पास, बोलन पास, गोलम पास, गोमल पास। ये 3 पासेस है। ये 3 वो पासेस है जो जिसने दुश्मन को या फिर ट्रेडर्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एंट्री दी थी। ये 3 पासेस है। 3 पासेस कौन कौन से, उनको एक एक करके देख। खेबर कहां पर है? खेबर पास हिंदू कुश की पहाड़ियों के अंदर सफेद कोह माउंटेन में आता है। ये कहां आता है, थोड़ा जानिएगा। सर, विच बुक यू रीड इट? आई रीड मेनी बुक ऑफ मिलिट्री साइंस। बहुत बहुत सारे किस्से हैं बेटा। एक वो था, एक वो था, नाम था लेफ्टिनेंट थे, रैंक शायद मैं थोड़ा भूल रहा हूं, डेसमन हेडे। उनका एक डायलॉग था आखिरी में, अब जिंदा या मुर्दा मिलेंगे डोगराई के अंदर। भारत पहुंच गया था लाहौर के पास। मतलब कहां पाकिस्तान ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हम कश्मीर को ये कर लेंगे, वहीं भारत पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट वाले इलाके लाहौर पहुंच गया था। मात्र 14 किलोमीटर दूर था, तो बीच में केनाल आ गई थी। फिर से मेरे हाथ में गूज़बम्प आ गए, फिर से मेरा हाथ भर गया पूरा का पूरा। क्योंकि ये जो जब मैंने पढ़े थे ना, उस समय में भर गया था। रौद्र से एक वीर रस होता ना, जब देखे थे कि हमारे जवान कितने खतरनाक है। मतलब जो एक बड़ी फेमस स्पीच है शास्त्री जी की, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की, कि ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, ना एटॉमिक पावर बम के डर से, ये देश कभी झुकने वाला, कभी डरने वाला नहीं है। ये देश डट के सभी का मुकाबला करेगा। और मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं था कि भारत से हम यहां लड़ रहे। पाकिस्तान ने ऐसा सोचा था हम भारत से कश्मीर में लड़ रहे, तो भारत भी हमसे कश्मीर में लड़ेगा, और हम यहां से लाहौर में घुस गए थे। जो कि पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि इनके अंदर इतनी ताकत होगी। चलो खेबर की बात करते हैं। देखिए, हमारा ये यहां पर है हिमालय, और यहां पर एक माउंटेन रेंज आता है। इस माउंटेन का नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन की एक हिल है, उस हिल का नाम है सफेद कोह। क्या नाम है? सफेद कोह। तो सफेद कोह, व्हाइट माउंटेन के ऊपर एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है खेबर पास। खेबर का दर्रा, ये एक ऐसा दर्रा है जो अफगानिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, उसको पाकिस्तान से कनेक्ट करता। पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा था। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, जो सिकंदर का नाम आपने जाना, महान सिकंदर जिसने भारत की तरफ हमला किया था, वो घुसा था खेबर से। इसके अलावा महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल लड़ा था, जाहिरुद्दीन बाबर जो समरकंद से आया था, और अहमद शाह अब्दाली, ये सारे के सारे भारत के अंदर इस खेबर से घुसे थे। भारत का मतलब मैं पाकिस्तान को मान के चल रहा हूं। पाकिस्तान तो 47 में बना, लड़ाई झगड़े के चलते। भारत का हिस्सा था और साथ रहता था, आज बहुत ऊपर जाता। तो वो हिंदू कुश की पहाड़ियों के अंदर एक दर्रा है। दर्रे का मतलब जानते हो क्या होता है? आप पास इस अ पाथ बिटवीन टू माउंटेन, दो पहाड़ों के बीच का एक रास्ता, उसे हम बोलते हैं पास, जो ए को बी के साथ कनेक्ट करे। तो खेबर पास लोकेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पेशावर पाकिस्तान को काबुल के साथ कनेक्ट करता, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के पेशावर को, पेशावर का जो बाजार है उसको कनेक्ट करता है अब काबुल के साथ, अफगानिस्तान के। सिचुएटेड इन सफेद कोह माउंटेन रेंज विच इज अ पार्ट ऑफ हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम। सफेद कोह रेंज के अंदर आता है, जो हिंदू कुश का हिस्सा हुआ है ना।
हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजन साइट फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब जानते हो? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक और सिनोनिम है साउथ एशिया, इसी को हम साउथ एशिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आने वाली कंट्री का नाम है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये 6 कंट्री आती है, अफगानिस्तान इसके अंदर नहीं आती है। तो ये कहां पर है? साउथ एशिया यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, याद रखिएगा। इन्वेडेड बाय महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, जाहिरुद्दीन और अहमद शाह अब्दाली, इन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया था। ठीक है, ये आपका जाएगा खैबर का दर्रा। याद रखना, खैबर का दर्रा भूलना नहीं, आप कहीं भी पढ़े खैबर का नाम याद रखना, जो सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्ट करता था, खैबर। ठीक, दूसरा आ जाएगा आपका बोलन पास। तो लोकेटेड बिटवीन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, जिसका ओरिजिनल बलूचिस्तान के भी अंदर जो हिस्सा है उसका नाम है वजीरिस्तान, तो वजीरिस्तान को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसको यहां पर कनेक्ट करता है, और ये सुलेमान नाम की पहाड़ियों के अंदर है। यहां पर हिंदू कुश है और नीचे की तरफ से सुलेमान, तो सुलेमान की पहाड़ियों के अंदर है गोलन का दर्रा। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड इन टोडा कक्कर रेंज विच इज अ पार्ट ऑफ सुलेमान माउंटेन सिस्टम। जैसे वो सफेद को थी विच इज अ पार्ट ऑफ हिंदू कुश, तो ये टोडा कक्कड़ का हिस्सा है एंड विच इज अ पार्ट ऑफ सुलेमान माउंटेन रेंज। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इन्वेजन साइट टू द इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इंडिया के अंदर घुसने का दूसरा रास्ता था सेंट्रल एशिया से। ठीक है, यहां पर एक और पास है बोलन पास, गोमल पास। गोमल एक नदी जो इंडस से आकर के मिलती, गोमल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो गोमल को ज्वाइन करता है सुलेमान के अंदर। पाकिस्तान को आप टुकड़ा कह लो, पखानस्तान कह लो, जो कह लो, बट सिंपल सी बात है, इतना मैं एक यकीन के तौर पर कह सकता हूं कि पाकिस्तान अगर अलग नहीं होता, जिन्ना हरकत नहीं करता, तो पाकिस्तान आज एक अमन का देश होता, जिसका नाम है ना पाक, शांति, वो होता। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है, पाकिस्तान देखो, आप समझो इस पॉइंट को, ये मिटा दो हिंदू को शोरियत सब लिख ही दी है मैंने। इट सीम्स लाइक अ डॉग, एक कुत्ते की तरह नजर आता है। कब? जब वो कश्मीर को मांग, आप हटा दो नक्शा, ऐसा खींच लो, ये पाकिस्तान इधर है, अब आपको ऐसा नहीं लगेगा। पाकिस्तान अपने आप में ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बट जब पाकिस्तान बोलता कश्मीर मेरा है, तब पाकिस्तान एक कुत्ते की तरह नजर आता है। आंख और बना दो बस, अब आप चाहे वो नाम दे सकते हैं इसको। अगर पाकिस्तान कश्मीर को ना छेड़े तो अपने आप में ही नजर आता है बढ़िया, बट अगर कश्मीर को पीओके को वो अपना हिस्सा माने, तो एक आंख और बनानी बस। बताओ कैसा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी? हैव यू एवर इमेजिन कि इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी बात भी है? ठीक है, और एक और बात भी आप सभी लोगों को मैं कह देता हूं, ये जो नक्शे में यहां पर लेकर के आ रहा हूं, दीज आर ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, ये आपको समझाने के लिए, आपको सब बताने के लिए कि हमारा कितना हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। अगला, अब इस पॉइंट को थोड़ा जान लेना चाहिए, है ना, आप, ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है भारत का, जान लो। ये इलाका आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां पर एक जगह है अखनूर। अखनूर
जहां पर पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर के नाम पर जगह थी मुनावर। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल मुनावर से शुरू होती है कि तौरतुक तक चलती है, सियाचिन ग्लेशियर के सदर्न पॉइंट। यहां से शुरू होती है ये, और ये कहां तक चलती है? तौरतुक, जिसको पॉइंट एनजे 9842 के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट एनजे 9842 ये जो सियाचिन ग्लेशियर की सदर्न मोस्ट बाउंड्री, यहां तक का हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके बाद का हिस्सा जो है इधर, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान इसको आजाद पाकिस्तान के नाम से जानता है। पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू और कश्मीर के नाम से जानता है। मेरे दोस्त, आप खुद बताइएगा मुझे कि क्या वो आजाद है या फिर कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के पास में वो आजाद है? इट्स ऑल अप टू यू, आंसर मी क्लियरली। वेरी सिंपल। सबसे पहले तो इस पीओके वाले हिस्से के अंदर, जिसे वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर बोलता है, वहां पर कोई ऐसे इंसान नहीं जो कि कश्मीरी भाषा बोलते हैं। यहां पर पोठवाड़ी पहाड़ी भाषा बोली जाती है लगभग 68% के द्वारा, गोजरी भाषा बोली जाती है 19% के द्वारा, और मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो कश्मीर भाषा बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ना तो यहां की जुबान कश्मीरी है और ना यहां के लोग आजाद है। क्यों? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के साथ साथ 1947 के जस्ट बाद जो पहले इलेक्शन हुए थे कश्मीर के अंदर, तो 1971 के अंदर आपको वोट डालने का अधिकार था, बट पाकिस्तान के अंदर 20 साल बाद जाकर 1971 में दिया गया अधिकार। तो आप बताइए मुझे, आजाद कौन है? आजाद वो है जो 20 साल बाद किसी को वोटिंग का राइट दे रहे, अपने हिसाब से सत्ता में किसी खड़ा कर रहे, या फिर वो जो आजादी के साथ साथ आपको वोट डालने का अधिकार दे रहे, अपने नेता चुनने का अधिकार दे रहे? दूसरा पॉइंट, अगर विकास की बात कर ले तो पूरे पाकिस्तान की हालत नैया डूबी हुई है, और पाकिस्तान के एंड मोमेंट पर उसको सपोर्ट करने के लिए आईएमएफ ने एक लोन दिया जिसको बोला जाता है बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज एक ऐसा पैकेज होता है जिस इज कंसिडर्ड एज ए लास्ट रिजोर्ट। लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है कि अब आपकी नैया डूब चुकी है, आप ये लीजिए और अपना कोई सहारा कीजिए। तो पाकिस्तान का जो बेल आउट प्रोजेक्ट है ना, उससे दुगना खर्चा भारत करता कश्मीर के अंदर विकास के चलते। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, कश्मीर के अंदर बना हुआ है। तो आप बताइए कौन आजाद है? फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, ना तो वहां की जुआ कश्मीरी और ना लोगों के पास आजादी। फोकट में चिल्लाते रहते हम क्या चाहते, आजादी, इस पार भी मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। कौन सी आजादी ये? अरे खुद घाटी के अंदर चिल्ला चोट मचाते रहते हो कि घड़ी की सुई आधे घंटे पीछे करे, घड़ी की सुई आधे घंटे पीछे करे। मतलब जानते हो इस बात का क्या होता है? इसका मतलब ये जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भारत का जो टाइम है 5:30 आवर्स है और पाकिस्तान भारत के पीछे आता, तो पाकिस्तान का टाइम है 5 घंटे जीएमटी से। तो ये कहते रहते घड़ी की सुई आधे घंटे पीछे करे, आधे घंटे पीछे करे, हमारे साथ आ जाए। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? फाइन ना, चलो वापस आ जाते। तो ऊपर वाले हिस्से को ये बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं, मतलब ये लोग कहते हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर। दो चीज हो गई। बचा हुआ हिस्सा भारत के पास है, ये वाला हिस्सा पूरा ये इंडिया के पास है हमारा, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से खींची गई लाइन थी जो मुनावर से लेके एनजे 9842 तक चलती, तौरतुक तक, ठीक। और यहीं से शुरू हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। आप लोग कभी कभी जानते होंगे, कभी कभी पूछा जाता भी होगा आपसे, सक्शगाम वैली जो पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर अपने आका चाइना को दे दिया था, पाकिस्तान ने चाइना को दिया था। तो ये है वो सक्शगाम वैली विच इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज। ये भी याद रखिएगा। आगे यहां पर इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं। ये वाला हिस्सा है जिसको भाई साहब आजाद बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको कितना आजाद है वो। और यहां पर दिस इज द पॉइंट जिसका नाम है एनजे 9842 तौरतुक, ठीक। ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन का मतलब होता है फूलों की घाटी, गुलाबों की घाटी। उस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, द एकेडमिक मीनिंग ऑफ दैट वर्ड सियाचिन इज द वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ रोज। बट यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, घुस मत जाना। तापमान होता -60 डिग्री। अगर आपने बिना ग्लव्स के लोहा छू लिया तो मानिए मेरी बात, मांस गंवाना पड़ जाएगा, हाथ से हड्डी बचेगी बस। सिंपल सी बात है। वहां पर बिना ग्लव्स के आप नहीं चल सकते। जो रिफ्लेक्शन आता सूरज की किरण से आपकी आंख खराब कर देगा, ग्लासेस चाहिए होंगे।
सोल्जर्स आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर कोई क्रेवासिस में गिर गया, क्रेवासिस का मतलब होता है वो बर्फ की खाइयां जो पतली पतली पांव रखते घुस जाते अंदर, देखे होंगे कभी आपने। तो सोल्जर्स मतलब मैं तो सीधी एक बात कहूंगा कि ये इतनी खतरनाक जगह है कि डेड बॉडी को भी क्रुएल्टी देखना पड़ जाए, मौत भी बोले कि खत्म करो, इतना खतरनाक है सियाचिन ग्लेशियर। एंड सल्यूट टू आर इंडियन आर्मी, जो कि इस हिस्से के अंदर भारत की, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही दो दुश्मनों से, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इन दोनों से भारत की हिफाजत करती है। ये वाली जो रिज है ना, ये इसका नाम है साल्टोरो रिज। साल्टोरो रिज ये इधर की तरफ, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, इसी का नाम है सक्शगाम वैली। प्रैक्टिस के लिए है बेटा, है ना, ये मैं प्रैक्टिस के लिए ला रहा हूं मैं आपको, ऐसा मान मत लेना कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंदर आ जाएगा। लैंड फ्रंट्स ऑफ इंडिया सभी को एक साथ और लिख दिया। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, सेकंड चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान कौन सी लाइन शेयर करता है? डुरंड लाइन। प्रश्न आपसे पूछा गया, डुरंड लाइन सेपरेट किसको करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को करता है। आप ना इसको जैसे पीओके वाले हिस्से को देखोगे तो भारत के साथ शेयर करता है, बट उसके अलावा भी बहुत बड़ी लाइन है, बहुत लंबी चलती है। ठीक है, दिस इज द डुरंड लाइन। आगे बात करते कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। बॉर्डर तो हो गई 15,000 किलोमीटर की, अभी हम पढ़ गए। कोस्ट लाइन पहले भारत की थी 7,516 किलोमीटर की, ये हमारी पुरानी कोस्ट लाइन थी। बट रिसेंटली सर्वे ऑफ इंडिया जो डेटा है, जो किसी भी तरह की बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स को और बॉर्डर्स को सोल्व करता है, उसका नाम है आपका ब्यूरो ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2025 के अंदर फिर से रिवाइज किया था, और उसके हिसाब से 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बनी थी। यानी ये कोस्ट लाइन जो कि पहले 7500 किलोमीटर की थी, वो मोटा मोटा दुगनी हो गई, 11,098 किलोमीटर की। क्यों क्यों हो गई सर? क्योंकि यहां पर हमने जो जिगजैग शेप थे, आइलैंड्स थे, इन सभी को लिया, पहले वो छूट गए थे। ठीक, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द टू वोल्केनिक आइलैंड इन इंडियन टेरिटरी, सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? स्प्रिंट हो गया, 2021 हो। टू वोल्केनिक आइलैंड जो भारत की टेरिटरी के अंदर है, मैंने आज ही आपको बताए थे। नहीं, नोट्स तो हिंदी में जा ही रहे होंगे, यहां से तो अप्लाई हो जाते। व्हाट इज चिकन नेक? चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा है, बता, चलो बात करेंगे कभी उसके बारे में। नोट्स हिंदी में नहीं आते क्या? हेलो सर, अंकित सर, ये ना नोट्स हिंदी में प्लीज़ प्लीज़ डलवाया कीजिए, इन लोगों को समस्या आती है। तो नोट्स जितने भी अभी तक हुए ना, उनको हिंदी में आप करवा दीजिएगा। आज के भी मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हुआ है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म, इनके सभी के हिंदी में नोट्स जो ग्रुप के ऊपर मैंने अप्रूव किए हैं, उनको डलवा दीजिएगा प्लीज़ सर।
मिल जाएंगे। नारकोंडम एंड बेरन, आज ही पढ़ा था हमने। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947? सिरिल रैडक्लिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड? भारत की मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? सर पीओके कहां है कश्मीर में, ये बता दो। बताते हैं बेटा, वापस चला जाता हूं, नक्शे पे बता देता हूं। डाउट्स देखो यार ना, मैं आप लोगों को 10 बार समझा चुका हूं, अगर डाउट्स हो ना आप छोड़ दिया करो, उनको क्लियर करवा देगा। अभी क्लास के अंदर कैसे डाउट देखेंगे बेटा? देखो सभी लोगों के डाउट क्लियर हो जाए उस समय, वो भी आसान नहीं है। आप लोग छोड़ दिया करो, करवा देंगे वो सब। कन्याकुमारी है मेनलैंड का हिस्सा, आज ही पढ़ा हमने। चलो, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यहां से स्टार्ट होता हमारा लेक्चर। जो अभी तक हमने जाना दैट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जो अभी तक हमने जाना वो भारत का जनरल इंट्रोडक्शन था। अब होता है हमारा लेक्चर शुरू। कारगिल, कारगिल तो एक प्लेस है बेटा, एक जिला है। देखो बता देता हूं मैं आपको। अरे आगे चलोगे ना आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कश्मीर का नक्शा है। तो यहां पर ये जो है श्रीनगर, श्रीनगर के बाद जो गांडेरबाल और बांदीपुरा जिला है, यहीं पर आता आपका कारगिल। और दुश्मन ने कारगिल को भी हत्या लिया था, दुश्मन ने बारामुल्ला को भी हत्या लिया था। ये वो बड़गाम जो लड़ाई हुई थी, जो अभी मैं आपको बता रहा था। ये पुलवामा आपने जाना होगा, अनंतनाग के अंदर पहलगाम है। पहलगाम वो जगह का नाम, लिड्डर नदी के किनारे पर लास्ट ईयर जो हमला हुआ था, जिसके अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक, अनंतनाग ये किश्तवाड़ यहाँ का सबसे बड़ा जिला है। ये डिटेल स्टडी में आगे कराऊंगा, अभी थोड़ा आप चाहो तो इसको मत भी पढ़ना, मतलब ऐसा ऐसा काम का नहीं है आपको। बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसी हिस्से की सीरियस स्टडी की हमको जरूरत तो है। चलो छुट्टी कर दूंगा मैं, पर ये वाला थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लो, है ना। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, पहले शब्द का मतलब समझो। फिजिकल फीचर्स की जियोग्राफिकल स्टडी, उसी को फिजियोग्राफी बोलते हैं। इसको फिजियोथेरेपी मत समझ लेना। फिजिकल फीचर जैसे कि हिमालय, जैसे कि आइलैंड्स, जैसे कि डेजर्ट्स, जैसे कि प्लेट्यूस, इन फिजिकल फीचर्स की जियोग्राफिकल स्टडीज नोन एज फिजियोग्राफी। सो बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भारत को हमने मोटा मोटा 6 फिजियोग्राफिक डिविजन के अंदर बांटा है। वी क्लासिफाई इंडिया इंटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। कौन कौन से 6? पहला, द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर शब्द का मतलब जानते हो? लिख लो जिसको नहीं आता हो। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। एक ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, दिख रहा आपको? ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया नंबर 1। दूसरा आ जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार। ये
2। तीसरा आपका आ जाएगा हिमालय, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक। 3। चौथा आ जाएगा उत्तर के मैदान, पंजाब हरियाणा से लेकर के तो असम तक। 4। पांचवा ये जो किनारे के पास छोटे छोटे मैदान जो बनेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी है, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं इनको। 5वें कोस्ट का मतलब होता किनारा बेटा। तो भारत की जो रेखा है ना 11,098 किलोमीटर की, उस रेखा के ऊपर जो मैदान बने उनको कोस्टल प्लेन्स। फिर जाएगा लास्ट में आइलैंड ग्रुप 6वें स्थान पर, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये 6वें स्थान पर आएगा आपका आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो दिस इज द फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। ठीक, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये देख लो सबसे अच्छा फोटोग्राफ, पेनिनसुलर इंडिया जो इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह लग रहा है, इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न माउंटेन बेल्ट हिमालय वाला रीजन, हिमालय जिसको हम बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पंजाब हरियाणा से लेकर के असम तक, कोस्टल प्लेन ये जो हरे रंग से दिखाई दे रहे कोस्टल प्लेन, और आइलैंड ग्रुप्स। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। डन। क्या हो गया, क्यों आपस में लड़ रहे हो यार, क्या कर रहे हो? तुम लोग को एक बात बता देता हूं, मैं सभी लोगों को बता देता हूं कि तुम लोगों से ज्यादा जरूरत मेरे घर वालों को अभी मेरी है। एक सिचुएशन बनी हुई है घर पे, बट इंस्टीड ऑफ दैट मैं उन चीजों को अवॉइड करके रात में यहां पर लेट नाइट क्लास में आप लोग के सामने खड़ा हूं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको उतना दौड़ मचाना चाहिए। आपको एक पॉइंट तो समझ, मेरी कंडीशन भी मैं आपको बता चुका हूं, बट उसके बाद भी मैं आप लोग के साथ कंटिन्यूस खड़ा हूं। तो आपको भी एज ए मतलब एज ए स्टूडेंट कुछ शिष्टाचार तो होने चाहिए ना हमारे अंदर। बात ये नहीं है आपको छुट्टी का और ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद आपको छोड़ देता हूं। कभी बताओ मैंने कौन सी बात आपकी नहीं मानी? हमेशा सारी बात मानता ही हूं ना, जैसा बोलते हो वैसा पढ़ाते हो, जहां बोलते हो वहां रुकता हूं। आपको छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी दूंगा, जाहिर सी बात है, आपको मैं नहीं रोकूंगा। बट अगर किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपके अंदर इतनी सभ्यता बनना चाहिए ना कि अगर सर कुछ समझा रहे, जाहिर सी बात है छुट्टी कर देंगे, बट उस पॉइंट को उस समय समझे आप। मतलब कंटिन्यूसली आप एक बात बोल रहे हो, सर छुट्टी कर दो छुट्टी कर दो। अरे यार ये कोई बंद क्लासरूम थोड़ी ना है कि आपको मैंने सभी को बांध के रखा है। आप तो आजाद हो ना, आप चाहो तो उस क्लास को मतलब आप लेफ्ट कर सकते हो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप वो गलत कर रहे, आपका मन नहीं कर रहा, आप थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो मैं खुद चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लेफ्ट कर दो, बाद में आकर के पढ़ लेना। बाद ये क्लास तो आपको मिलती है ना रिकॉर्डेड, तो ऐसा थोड़ा समझा करो। मतलब अब मेरा ऐसा मानना, आप थोड़े बड़े हो जाओ अगर सच में जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो। वरना अगर आपको ऐसा लगे कि सर वही हम तो वही बच्चे रहेंगे जो 12वीं तक थे, तो देखो मुझे वैसे बच्चों को भी पढ़ाते आता बेटा, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते आता, मैं वैसे भी आपको बता दूंगा अगर आप वैसा समझे तो। ऑल अप टू यू। ठीक, हाँ हाँ कर रहा हूं, मत फोड़ो चूड़िया, छुट्टी कर रहा हूं। बस इतना जरूर कहूंगा कि जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया इंडिया का, कहाँ आता है, कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है, कौन कौन से स्टेट्स उनके साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लीज ये जरूर याद कीजिएगा। जितना भी मैंने आज आपको बताया था, बॉर्डर लाइन जितनी प्रैक्टिस करवाई मैंने क्वेश्चंस की, इन सभी को याद रखिएगा। फिजियोग्राफी का ये नक्शा बना लेना, ये मिटा दूं क्या? बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसलिए मिटा रहा हूं बेटा क्योंकि मैं इसको ना पीछे बता चुका हूं आपको ड्रॉ करके यहां पर। तो यहां की मदद लेना, कुछ यहां की मदद लेना,
वो जो A4 साइज मैप आते हैं उसके अंदर प्लॉट कर लेना, या फिर आपसे जैसा बने वैसा भारत का नक्शा बना लेना। कोई आप हमारा मेंस का एग्जाम नहीं है कि आपका रिटर्न चेक होगा। आप वो मैप बनाइए जो आपको अंडरस्टैंडिंग में आए, बस मैप जरूर बनाइएगा और इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स को नोट कीजिए। कल की क्लास से मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाऊंगा, ठीक? तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना टेक केयर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।